चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 2 के बारे में बात करते हैं। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक बात कर ली थी कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, वो सारी बातें कर ली थी। उसके आगे के लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, हम लोगों ने जो बात करी थी वो क्या की थी, हम लोगों ने ये कहा था कि फ्रिक्शन हमारे 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? जैसे हम लोग स्टैटिक की बात करें और एक लिमिटिंग वैल्यू भी होती है, वो स्टैटिक की ही होती है, और एक रोलिंग होती है। रोलिंग किसका होता है? आप काइनेटिक कह सकते हो। तो हम लोग बेसिकली बोला दो था, मैंने बोला दो, कौन सा था? एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। स्टैटिक की एक मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग बोलते हैं, और काइनेटिक के 2 पार्ट थे, एक रोलिंग और एक हमारा स्लाइडिंग। रोलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर में, और स्लाइडिंग अभी जो पढ़ना है हम लोगों को वो यहाँ पर बात करनी है। तो जब तक रोटेशन चैप्टर नहीं आएगा तब तक हम लोग फ्रिक्शन कौन सा लेंगे? अगर बॉडी चल रही होगी तो स्लाइडिंग, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप का होता है, उसमें ही हमारे अंदर ये और भी टाइप बन जाते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से दिखा सकता है कोई भी टीचर या कोई भी बुक, बट बेसिकली होते 2 ही हैं। कौन कौन से? एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हमारे पास म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होगा, और ये रियलिटी है। अगर हम लोग बात करें वास्तविकता में ये चीज होती है, बट हम लोग क्वेश्चन के तौर पर हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के। इसका मतलब यह है कि हमारा स्टैटिक और डायनेमिक है ना, काइनेटिक कह सकते हो, काइनेटिक, स्टैटिक और काइनेटिक की अगर वैल्यू देखी जाए तो दोनों की दोनों बराबर हो जाती है, ठीक है। और ये जब होगा तो हम लोग क्वेश्चन आपको कराएंगे, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अभी के लिए क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि म्यू जो एस है वो ग्रेटर देन म्यू के कैसे है। देखिए, तो यहां से बात करें, सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं यहां पर कि इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, और यहां पर एक ब्लॉक इस तरीके से रखा है। हम यहां पर एक फोर्स लगाना चाहते हैं जिससे कि ये बॉडी स्लाइड करे। तो स्लाइडिंग से पहले कौन इसे रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगा। तो किस तरीके से इनके सरफेस वर्क करेंगे, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो पोर्शन हमारा कॉन्टैक्ट, इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट सरफेस, ये है कॉन्टैक्ट, क्योंकि इस ब्लॉक का सरफेस नीचे वाला, बॉटम वाला और ग्राउंड वाला ये सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में है, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे कॉन्टैक्ट सरफेस। इस कॉन्टैक्ट सरफेस को अगर हम जूम करें तो रियलिटी में कैसा दिखेगा? देखिए, जूम भी करना है तो किस लेवल पर? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तभी चीजों को हम अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो जब रफ सरफेस होता है तो कुछ इस तरीके से सरफेस नजर आते हैं। अब ऐसे जाएगा तो ब्लॉक कहीं ऐसे बन रहा होगा, कहीं ब्लॉक ऐसे जा रहा होगा, और नीचे वाला भी ग्राउंड भी तुम्हारा इसी तरीके से नजर आएगा कि ग्राउंड भी रफ ही होता है। तो इस तरीके से ग्राउंड भी हमारा ऐसे चलेगा। तो अब सोचिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि ब्लॉक मान लो हमारा यहाँ कहीं आ रहा होगा, और ग्राउंड तो आपका है ही ऐसे, और आगे के भी ये हमारा ब्लॉक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा होगा मान लो, और ग्राउंड आगे ऐसे होगा। तो अगर हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, आप खुद देखिए, अगर मैं इस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो आप मुझे ये बताओ कि अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी पूरी की पूरी किधर मूव करना चाहती है? आगे की तरफ। जब ये आगे की तरफ मूव करना चाहेगी तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि इस वाले सरफेस से, ग्राउंड वाले सरफेस से जो फोर्स लग रहा है एफ, ये एक्शन का काम किए। किसका काम करेगा? एक्शन का काम करेगा। तो क्या होगा? हमको एक रिएक्शन मिलेगी, और रिएक्शन मिलेगी तो रिएक्शन के 2 कंपोनेंट, एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक पीछे की डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन। सेम हर जगह पर जितना भी पूरा का पूरा सरफेस है, तो एक्शन एक्शन ऐसे होगा, और इनकी रिएक्शन मिलेंगे, रिएक्शन के 2 कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, सेम जगह हर जगह पर। इधर तो लग नहीं पाएगा क्योंकि इधर के बीच में ये आगे तक भागना चाहेगा, तो यहाँ पर एक्शन का काम बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। जनरली जो फ्रंट वाला सरफेस पड़ेगा वो हमारा एक्शन का काम करेगा। तो यहाँ पर भी ये पूरा का इसका रिएक्शन ऐसे ऐसे ऐसे, इसके कंपोनेंट ऐसे ऐसे ऐसे, और पूरे की पूरा जितना कॉन्टैक्ट सरफेस है वैसे ही देखा जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट सरफेस अगर हम लोग बात करें तो ऐसे ही देखा जाएगा। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन है तो आप बताइए कि बैकवर्ड डायरेक्शन का जितने भी फोर्स इस पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट में मिलेंगे, क्या हमारा टारगेट था कि पीछे की तरफ हमें कोई भी फोर्स मिले? नहीं, क्योंकि हमने लगाया था आगे की तरफ और मिला हमें पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये जो पीछे की तरफ फोर्स मिल रहा है ये हमारा कहलाता है यहाँ पर फ्रिक्शन, यही हमारा होता है फ्रिक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये सिचुएशन ऐसी होगी उस टाइम पर क्या इनके मॉलिक्यूल और इनके मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनाएंगे तो जब तक ये रुका रहेगा तब तक तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग रहेगी, और जैसे ही मूव कर जाएगी तो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा।
बट ये इन दोनों का बीच में जो ग्राउंड और मतलब ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो कांटेक्ट है वो कभी नहीं छूटेगा। मतलब ये वाला फ्रिक्शन तो हमेशा ही आएगा, तो वो चले या ना चले। बट इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग वाला कब आएगा? इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग आप जानते हैं, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड से मिलकर अगर बॉन्ड बनाता है तो हमारा कहलाता है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। जैसे एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, इनके बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो हमारा कहलाएगा इंटरमोलिकुलर। और इंट्रा ए जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर जो बॉन्ड बनेंगे वो इंट्रा कहलाते हैं। तो इंट्रा और इंट्रा का मतलब समझ जाइए, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। यहां से हम लोग बात करें तो यहां पर क्या होगा, तो अगर ये वाला सरफेस, ये ब्लॉक और ये सरफेस एक बॉडी है, अलग अलग बॉडी है, अलग अलग बॉडी है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, इंट्रा या इंटर? इंटर। तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है, अगर ये चल जाएगी तो ये ब्रेक हो जाएगी, और अगर नहीं चलेगी तो ये बॉन्ड तो हमेशा रहेगा। मतलब एक रुकावट और भी है, जब अगर ये ब्लॉक रुका है या बॉडी रुकी है तो हमारे पास दो फोर्स ऐसे हैं जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा चाह रहे हैं। कौन कौन सा? एक इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग और एक जो एक्शन का जो रिएक्शन पीछे की तरफ मिला, दो फोर्स आई है। तो सीधी सी बात है, जब ये चल जाएगा तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग तो ब्रेक हो गई, और अगर ये ब्रेक हो गई तो आप खुद बताइए पहला वाला रुकावट ज्यादा थी या चलने वाले टाइम पर रुकावट हमारी ज्यादा होगी? पहले वाली जब रुकी थी तो दो रोक रहे थे, अब एक ही रोकेगा। तो ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक कोएफिशिएंट हमारा इससे ज्यादा हो जाता है। एक एग्जांपल आपको मैं मतलब समझाता हूं, जनरली आप लोगों ने सभी ने किया ही होगा। जैसे मान लीजिए कार को आपको धक्का देना है, तो जब तक कार नहीं स्लाइड कर रही है, उससे पहले की कंडीशन को बोल रहा हूं। मान लीजिए कार जस्ट स्लाइड करने वाली है, उस टाइम पर वो ताकत आप महसूस करिए, और जैसे ही एक बार चल जाए उसके बाद जो आप ताकत लगा रहे हो, तो आपको मालूम होगा ये बात कि जस्ट चलने वाले से पहले जो हमारी ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, और एक बार चल जाती तो ताकत कम लगानी पड़ती, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हमारी ब्रेक हो जाती है। ये आपको सभी को लॉजिक समझ में आएगा क्यों म्यू एस म्यू के से ज्यादा होता है। नोट करिए। देखिए एक और क्वेश्चन है कि जनरली ये बच्चों के बीच में ये कंफ्यूजन रहता है कि कोएफिशिएंट, स्टैटिक कोएफिशिएंट हमारी वैल्यू क्या कभी भी एक से ज्यादा हो सकती है? इनफैक्ट स्टैटिक की ना बोले, हम ये कह रहे हैं कि क्या म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या म्यू ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है? तो इन जनरल केस हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट ये कोई पूछेगा कि क्या पॉसिबल है, तो आंसर है हाँ पॉसिबल है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो ग्राउंड है और ये ब्लॉक है, इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, अगर हम लोग हाईली पॉलिश्ड कर दें, बहुत ज्यादा पॉलिश कर दें, तो क्या होता है फिर वहां पर एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ये आपको अगर बात करें तो सरफेस टेंशन में आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर सरफेस टेंशन, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो वहां पर एडहेसिव फोर्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक मटेरियल है और दूसरा मटेरियल आपस में एक दूसरे से अगर जो बॉन्ड बनाए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर रोकने वाला फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब रोकने वाला फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यार म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है। इस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है। तो हम अगर ये कहें कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये पॉसिबल है। बट जनरली हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। नोट करके इस चीज को लिख सकते हो, ठीक है। और कह सकते हैं कि इसका रियल एप्लीकेशन अगर देखना चाहो तो आपने अगर फार्मूला कार जो देखी हो, फार्मूला 1 कार रेसिंग जो होती है, वो कारें जो छोटी छोटी होती है, जो बहुत तेजी से दौड़ती हैं, तो उनके जो टायर होते हैं वो टायर में जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 जनरली मिलती है, क्योंकि वो इस तरीके से बनाए जाते हैं टायर जिससे कि उनका जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा बना रहे, जिससे कि इतनी हाई स्पीड से अगर कोई भी ब्रेक लगाए तो तुरंत फिसले ना। इसलिए वो जो है उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरली ग्रेटर देन 1 ही मिलता है। हालांकि वो टायर सिंथेटिक के बनते हैं, उनकी मैकेनिक्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा, बस आप इतना समझ लो कि ये पॉसिबल है। चलिए और देखिए, और अगर हम बात करें, ये तो बेसिक बातें हो गई। अब अगर हम क्वेश्चन के तौर पे बात करें, अच्छा फ्रिक्शन के बारे में, अच्छा ये देखिए FRS की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? FRS की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वो होगी हमारे पास μs × n, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होती है, तो हम अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा μk × n। एक बात ध्यान रखना कि अगर तुमसे कोई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछे कि फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो μs × n होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके
यहां तक हो सकता है। अगर हम बात करें यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक हो सकता है, तो आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू से लेके 0 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो रेंज पूछी जाए, रेंज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो आप लिख सकते हो कि 0 से लेके FRS मैक्स यहां तक हमारी होती है। तो अगर तुमसे कोई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पूछे तो ध्यान रखना, इस बात का मतलब ये नहीं है कि हमें μs × n निकालना है, वो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए कि यार क्या ब्लॉक ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो चलने के लिए हम लोग ये कंडीशन चेक करते हैं कि चलने से पहले क्या अगर हमारा अप्लाइड फोर्स, उस जो रोकने वाला फोर्स है उससे अगर ज्यादा लगेगा तो चलेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो हमें अगर चलने के लिए चेक करना है, एक्सीलरेशन चेक करना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि हमें ये निकालना है। तो चलने के लिए कंडीशन हमें जरूर चेक करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन की वैल्यू यही हो गई। बहुत क्वेश्चनों में ऐसा हो जाएगा कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स का मतलब है कि हमें स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, अगर मान लीजिए अभी मैंने बोला था कि μs अगर ग्रेटर देन μk है, इससे अगर हम बात करें तो क्या लिमिटिंग वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। ये भी हमारे लिए नोट करने वाली बात है। ये सारी चीजें नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है, अलग अलग करके आप नोट करते चलो। अगर μs = μk है तो बात ध्यान रखना कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखना। ये पॉइंट बना के लिख लो, आप पॉइंट बना के लिखो फटाफट। एक क्वेश्चन करते हैं और उसी से हम चीजों को और समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक है 10 kg का और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5। यहां पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं। इस फोर्स को मैं 3 फॉर्मेट में लिखूंगा। पहले मैं निकालना क्या, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन व्हेन, पहला पार्ट F = 30 न्यूटन, बी पार्ट F = 50 न्यूटन, सी पार्ट F = 70 न्यूटन। हमें 3 पार्ट, अगर इन तीनों पार्ट के बेसिस पर हमें एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन निकालना है। तो मान लीजिए हम पहला पार्ट करें। देखिए यहां से मैं क्या कर रहा हूं, अगर हमारे पास F = 30 दिया है तो हमें ये देखना है कि इसका एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन क्या आएगा। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, इस बात को ध्यान रखना, पूरे फ्रिक्शन चैप्टर में अगर आपसे कभी भी एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोले तो मतलब यहां पर ये हमको चेक करना चाहिए सबसे पहले कि ये ब्लॉक चलेगा भी या नहीं। अब चलेगा कि नहीं चलेगा उसके लिए हमें क्या निकालना चाहिए, FR मैक्स। मतलब अगर हम डायरेक्ट अगर बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले आपको FR मैक्स निकालना चाहिए। अगर FR मैक्स की वैल्यू हमारे अप्लाइड फोर्स से कम है तो चलेगा, और अगर ज्यादा है तो नहीं चलेगा। देखिए करते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हमने देखा कि FR मैक्स अगर हम लोग लिखें तो लिखेंगे यहां से μ × s। हालांकि μs × n लिखना चाहिए। हालांकि इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आपको एक म्यू दिया है इसका मतलब ये हुआ कि यही तुम्हारा μs है और यही तुम्हारा μk है, एक ही बात है। इस बात को ध्यान रखना। बहुत जगह पर आपको ये दोनों इक्वल भी लिखा मिल सकता है, बहुत जगह पर अकेला म्यू लिखा मिलेगा, और अकेला भी लिखा मिलेगा तो भी आपको मानना यही है कि इसका μs और μk सेम है। देखिए, तो अगर हम यहां से बात करें नॉर्मल एक्शन इसका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका नॉर्मल एक्शन n और नीचे की तरफ होगा इसका 10g। ये हमारे पास हो गया। तो यहां से अगर हम देखें तो हो गया 0.5 और इनटू ये हो गया हमारे पास 10g। तो बेसिकली ये वैल्यू हो गई हमारे पास 15 न्यूटन। तो FR मैक्स हमारे पास जो हो गया वो 15 न्यूटन है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हम लगा रहे हैं 30 और रोकने वाला जो फोर्स है मैक्सिमम वो है 50। तो ये चलेगा कब, जब हम 50 से ज्यादा लगाएंगे तब तो चलेगा, और अगर 50 और 50 से कम लगाएंगे तो चलेगा नहीं। तो अब एक बात बताओ कि अगर मैंने लगाया 30 तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो आपकी वैल्यू आएगी 30। रीजन, क्योंकि आप बताओ कि अगर हम 50 से कम लगाते तो चलेगा नहीं, और जब नहीं चलेगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला फोर्स जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो इतना ही हमारे पास एक रोकने वाला भी जो होगा, जब दोनों बराबर होंगे तभी रोक सकता है। तो तुमने लगाया 30
तो फ्रिक्शन कितना आना चाहिए जिससे कि रोका रहे, 30। तो ध्यान रखना इस बात को, इस कंडीशन के लिए हमारे लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो गई 30। अब ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 30 हो गई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आपकी 0 है। इसको नोट करो, फिर आगे आपको बता रहा हूं। बी पार्ट के बारे में बात करें तो हमने लगाया यहां से F = 50 न्यूटन, 50 लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन में अभी हमें मालूम है कि FR मैक्स की वैल्यू 50 आई थी, 50 लगा रहा हूं तो चलेगा तो नहीं। एक बात तो कंफर्म हो गई कि इस पॉइंट से एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 0 है, लेकिन 50 लगाए हैं तो चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है, 50 लगाया है तो 50 ही फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी आपकी 50 होगी। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपसे कभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछे जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी FR मैक्स की वैल्यू सेम हो जाए। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन से देखा जाए तो 30 न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर हमारा अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन है तो उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, 30। तो FR मैक्स कितना था, 50। तो क्या दोनों सेम है, नहीं। तो मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या मैक्सिमम वैल्यू होती है, नहीं। क्या कभी सेम हो सकती है, हाँ देखो सेम आया। यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वही है जो हमारे पास FR मैक्स है। तो चीजों को ध्यान रखना, कभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पता चलेगा कि हो सकता है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू के बराबर आ जाए। इसका अगर तीसरा पार्ट करें, F = 70 न्यूटन, तो 70 न्यूटन अगर हम बात करें तो यहां से क्या होगा, आप बताइए। अगर ये 70 न्यूटन के बारे में अगर सोचें तो क्या ये चलेगा, 70 न्यूटन पे ये चल जाएगा, चल जाएगा। तो आपको मालूम है कि अप्लाइड फोर्स हमारे पास जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन के फोर्स को पहले लिखते हैं, तो 70 लिखा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जब चलेगा तब ध्यान रखना है कि आपका अगर μs और μk दोनों सेम थी हैं तो बोल रहा हूं तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ही लगेगी, क्योंकि वो मैक्सिमम लगा रहा है फिर भी वो चल रहा है, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 50 = 10 × a, तो ये हो गया 20 = 10 × a की वैल्यू हो गई यहां से 2 मीटर/सेकंड²। ये नोट करो। एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए देखो, मान लीजिए कि मैं μs और μk अलग अलग ले लूं। मैंने क्या किया, μs वैल्यू ले ली 0.5 और μk ले लिया मैंने 0.4। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। इसके अकॉर्डिंग अब हम ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों फोर्स पर एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन क्या आएगा। इस बात को ध्यान रखना कि पहले दो वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे लिए FR मैक्स सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या निकालना चाहिए, FR मैक्स। अभी भी हमारे लिए FR मैक्स जो आएगा वो आपका आएगा 0.5 × 100, नॉर्मल एक्शन 100 है और 0.5 इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो हो गया 50। तो FR मैक्स अभी भी 50 है, बट FR के क्या होगा, ये होता है μk × n, और वो हो गया आपका पास 0.4 × 100, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 40 न्यूटन। कितनी हो गई 40 न्यूटन। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो हमें ये बात पता है कि पहले दो वाले पार्ट में तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि चलने के लिए आपको 50 से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब इसका पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि पार्ट इसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो ये है कि एक्सेलरेशन 0 और FR की वैल्यू 30 न्यूटन। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 और FR वैल्यू 50 न्यूटन। पार्ट तीसरे के लिए देखिए, पार्ट तीसरे के लिए आप बताइए, जैसे ही चल जाएगा तो चलने के बाद कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। तो यहां से क्या लिखोगे आप, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है वो 70 है और चलने लगा तो लगा काइनेटिक। हालांकि पिछले वाले क्वेश्चन में काइनेटिक और तुम्हारा स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू वो सेम थी, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पर तुम्हारा μs और μk अलग अलग दिया है, इसलिए यहाँ पर जो लगेगा अब लगेगा 40। तो आपने लिखा यहाँ से a की वैल्यू 3। अब देखिए अंतर है, चीजें सेम नहीं है। जब हमने μs और μk चेंज किया तो सेम फोर्स पर हमारे लिए एक में एक्सेलरेशन जब सेम था तो हमारे μs और μk जब सेम था तो आंसर था एक्सेलरेशन का 2, और जब μk और μs अलग ले लिया इस डेटा के पर्टिकुलर डेटा के लिए तो हमारे पास एक्सेलरेशन आया 3। तो इन चीज़ों को शायद आप समझ पा रहे हो मैं क्या करना चाहता हूँ, और इजीली आपको समझ में आ भी गई होगी चीज़ें। इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और देखो, जैसे कि मान लीजिए
हमारे पास 10 kg का ये ब्लॉक है और यहाँ से 37 डिग्री पर मैंने एक 100 न्यूटन का एक फोर्स लगाया, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी भी 0.5 है। मैंने म्यू अगर लिया है तो उसका मतलब क्या है, ये म्यू एस और म्यू के दोनों है। हमें क्या निकालना है, फाइंड ए एंड एफ आर। हमें इसका एक्सेलरेशन ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। अब देखिए कैसे करना है, पहले इस चीज को समझिए। मैंने आपको पहले से बताया था कि जब भी एक्सेलरेशन निकालना है तो समझ जाना कि आपको एफ आर मैक्स सबसे पहले निकालना है। अब आप बताइए यहाँ से क्या करोगे, इस फोर्स का कंपोनेंट करोगे तो आएगा 100 cos 37 और ये कंपोनेंट जाएगा 100 sin 37, ठीक है। यहाँ से ये n और नीचे की तरफ हमारे पास हो गया 10g और फ्रिक्शन लगेगा आपके इधर, ठीक है। अब चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो बात की बात है, मैंने मान लिया अभी के लिए चलेगा मान लो। तो आप बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं सकता। जब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो सकता तो हमें मालूम है कि n और 100 sin 37 दोनों का सम इस 10g को बैलेंस कर रहा होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम है वाई डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग बात करें वाई डायरेक्शन के लिए तो हमारे पास हो जाएगा n प्लस 100 sin 37 इज इक्वल टू 10g। यहाँ से n प्लस 100 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 100। यहाँ से n की वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी हमारे लिए 40 न्यूटन। कितना आया, 40 न्यूटन। जबकि जो नॉर्मल इक्वेशन हमारा पहले वाले क्वेश्चन में 100 लग रहा था, अब वो 40 हो गया क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास 60 हो गई और इसे ले जाओगे और घटाओगे तो आपके पास 40 हो गई। एफ आर मैक्स क्या बताता है, वो बोलता है म्यू इंटू एन, हालांकि म्यू एस बोलता है, म्यू एस और म्यू एक ही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 0.5 इंटू 40। तो एफ आर मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हो गई 20। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा है 20 और मैंने लगाया वहाँ पर, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखिए इधर डायरेक्शन में, तो इधर अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू 80 है। कैसे, देखिए अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 100 cos 37 माइनस का एफ आर मैक्स जो कि रोकने वाला है, फिर भी ये चलेगा तो आप लिखोगे 10 इंटू ए। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू cos 37 की वैल्यू है 4/5 माइनस का ये 20 है और इज इक्वल टू 10 इंटू ए है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये कितना आ गया, ये टोटल वैल्यू आ गई 80। तो आप लिखो 80 माइनस को 20 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। यहाँ से 60 इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू हो गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास ये हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निकलना। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर हमारी बॉडी चलना स्टार्ट कर दे तो इस बात के लिए आपको ध्यान रखना होगा, अगर म्यू एस और म्यू के, एक और कंडीशन, बॉडी चलना तो साथ साथ स्टार्ट कर ही दे और एक कंडीशन कि म्यू एस और म्यू के सेम है, तो आपके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही होगा। मतलब इसका आंसर अगर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे तो एफ आर मैक्स ही तुम्हारा एफ आर होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि वैल्यू 20 न्यूटन आएगी। म्यू एस और म्यू के एक ही हो और बॉडी चलना स्टार्ट कर दे तो आप ध्यान रखना कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमेशा एफ आर मैक्स ही होगी, ठीक है, नोट करो। चलिए और देखो, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं। ये जो फोर्स हमने लगाया था, जो हम लोग खींचते हैं उसे बोलते हैं इंग्लिश में पुल, और जो धक्का देते हैं उसे बोलते हैं पुश। तो सेम फोर्स सेम एंगल पर हम ट्राई करके देखते हैं कि सिचुएशन हमारी कुछ अलग आएगी या सेम रहेगी। चलिए देखते हैं। हमने क्या किया कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर अभी भी हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये पुश है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पुश। वो क्या था, पुल, PULL। यहाँ से अब इसका कंपोनेंट करो तो हमारे पास ये आएगा 100 sin 37 और नॉर्मल एक्शन आपका ऊपर आएगा और इधर की तरफ हमारे पास हो जाएगा 100 cos 37। क्योंकि अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल में इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका इधर ही लगेगा। चेक करेंगे कि ये मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल एक्शन निकालते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा इक्विलिब्रियम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर लगने वाला सिर्फ एक फोर्स है n, नीचे लगने वाला है 10g और नीचे लगने वाला है 100 sin
37, तो ये हो जाएगा आपके पास 100 और ये हो जाएगा आपके पास 60। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 160 न्यूटन। ध्यान रखना ये नॉर्मल एक्शन और ये न्यूटन इसकी यूनिट है, काट मत लेना। ठीक है, ये चीज तो यहाँ से हमारे पास ये हुआ। अच्छा, हमें एफ आर मैक्स निकालना है, तो यहाँ से फिर से हमारे पास म्यू एस इंटू एन होगा, जो कि आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 160। तो वैल्यू कितनी होगी आपकी, वैल्यू हो गई आपकी 80, और लगाया कितना हमने हॉरिजॉन्टल में 80, तो चलेगा तो नहीं। कंफर्म हो गया कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपकी 80 हो गई, क्योंकि हमने अप्लाइड फोर्स भी 80 का ही लगाया और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम 80 है, तो ये मैक्सिमम लिमिट तक तो जा सकता है ना, जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 80 हो गई। तो यहाँ से देखिए सेम पुल करना और पुश करने में देखिए अंतर समझिए। मैंने 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाया 37 डिग्री पर, एक जगह पर मैं पकड़ के खींच रहा हूँ, एक जगह पर धक्का दे रहा हूँ। तो जब धक्का दे रहे हैं तो चला नहीं, और जब खींच रहे हैं उतने ही फोर्स से उतने ही एंगल पर, तो वो चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, धक्का देना आसान है या खींचना? खींचना आसान है धक्का देने से। अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक IIT में आया था वैसा, इससे पहले नोट करो फिर देखिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन कर लिया था वो कौन सा क्वेश्चन कर लिया था, हमने ये कर लिया था कि हमारे पास एक ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक दिया है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने दोनों का सेम लिया था, एक में मैंने पुश किया था, एक में मैंने पुल किया था। ठीक है, पुश और पुल के टर्म में अगर हम बात करें तो जब हमने पुश किया था तो एक्सेलरेशन 0 आ रहा था, और जब पुल किया तो वही एक्सेलरेशन हमारा आ गया था। तो इसका मतलब यह है कि हमें किस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो स्लाइडिंग हो जाएगी। पुल के लिए, पुल करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जस्ट स्लाइडिंग के लिए। तो एक IIT में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि खींचना आसान होता है या धक्का देना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि खींचना आसान होता है धक्का देने से, क्योंकि जब खींचना होगा तो कम फोर्स से ही खींचेगा, और जब आपको धक्का देके अगर आपको चलाना है तो ज़्यादा फोर्स लगा के आप उसे आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये क्वेश्चन था IIT का। ठीक है, तो वो आया था आपका स्टेटमेंट में, फॉर्मेट में आया था, असर रीजन की तरीके से क्वेश्चन आया था। तो एक मैं आपको ये इस तरह के क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि कितना मिनिमम फोर्स लगाएं जिससे कि अगर हम धक्का दें तो वो जस्ट चल जाए, और कितना अगर हम लोग फोर्स लगाएं मिनिमम फोर्स जिससे कि अगर हम लोग खींचें तो चल जाए। ठीक है, तो केस पहले इसमें एक देख रहे हैं। केस मैंने क्या देखा कि केस 1 ले लो आप। केस 1 में मैं क्या ले रहा हूं कि हमारे पास एक ब्लॉक है और इसका मास m है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू दिया है, यहां पर एक फोर्स मैंने लगाया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है, और ये अप्लाइड फोर्स है। हमें निकालना कि फाइंड F मिनिमम फॉर जस्ट स्लाइडिंग, मतलब जस्ट मूव करेगा उसके लिए फोर्स कितना चाहिए, हमको ये निकालना है। तो जस्ट स्लाइडिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो इसका कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए, और अगर बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब जस्ट उसके हल्का सा उसके आगे जाओगे तो स्लाइडिंग हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो क्या लिखेंगे, तो हमें मालूम है कि नॉर्मल एक्शन तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर ये इसे बैलेंस कर रहा होगा mg। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा f cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट करोगे तो f sin थीटा। ठीक है, और ये अप्लाइड फोर्स क्या करेगा, इसका अपोज करने आएगा फ्रिक्शन। तो सबसे पहले अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से देखते हैं कि अगर स्लाइडिंग कराना है तो हमें मालूम है कि यहां से f cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू FR मैक्स होना चाहिए। इससे या इससे ज्यादा अगर फोर्स होगा तो स्लाइडिंग होगी, अदरवाइज स्लाइडिंग नहीं होगी। तो हमने लिखा है यहां से F cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन, क्योंकि मैंने म्यू 1 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यही आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और यही आपका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो हमने लिखा है यहां से F cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू इंटू एन। इसकी एन की वैल्यू क्या होगी जरा देखो, यहां से एन जो होगा तो ऊपर की तरफ लिखा है एन, और नीचे की तरफ जो लगने वाले हैं mg और f sin थीटा है, ये भी नीचे की तरफ ही है। तो हमने यहां से क्या लिखा mg प्लस f sin थीटा, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल एक्शन। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा f cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg और प्लस का म्यू f sin थीटा। इस टर्म को इधर ले आओ क्योंकि हमें f चाहिए, तो हमने लिखा f cos थीटा माइनस का म्यू f sin थीटा और ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू mg।
यहाँ से अगर हम लोग एफ कॉमन ले लें तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे लिए एफ क्या हो जाएगा, हमारे लिए एफ हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है जिससे कि स्लाइडिंग हो जाए, तो हमारे पास हो गया म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस का म्यू साइन थीटा। इतना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा तो हमारा ये ब्लॉक यहाँ से स्लाइडिंग करेगा। यहाँ से जस्ट स्लाइडिंग करने के लिए हमें इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये मिनिमम फोर्स है, इससे ज़्यादा लगाओगे तो स्लाइड करेगा ही करेगा। तो जस्ट आपका स्लाइड करे तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो ये नोट करिए, फिर मैं आपको दूसरा केस कराते हैं, केस नंबर 2। फटाफट नोट करो। चलिए केस 2 देखें। केस 2 में मैं क्या ले रहा हूं कि अभी तो मैंने ये पुश किया था, अब मैं पुल कर रहा हूं। देखिए अगर हम लोग बात करें सेम ब्लॉक सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट मैंने यहां पर अब पुल किया और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल, पीछे भी हॉरिजॉन्टल से ही हमने थीटा एंगल लिया था, बट वहां पर हमारा पुश था, ये पुल है। फिर से हमें कि जस्ट हमें चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, फिर से कहानी ये है, इसका कंपोनेंट करो तो एफ कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा, यहाँ से नॉर्मलाइजेशन नीचे की तरफ एम जी, और हमें मालूम है कि इस पर अप्लाइड फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स है, ये मतलब अप्लाइड फोर्स एफ कॉस थीटा है, तो हमारा ये फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करने आएगा। अच्छा, यहाँ से अगर इसका हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ से क्या होगा, ऊपर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, एक हमारे पास एन हो गया, एक एफ साइन थीटा हो गया, और नीचे की तरफ हो गया एम जी। यहाँ से अगर एन लिखोगे तो क्या आएगा, तो आप लिखोगे एम जी माइनस का एफ साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कि चलाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ आर मैक्स, और एफ आर मैक्स क्या होगा, आपको मालूम है म्यू एन होता है, क्या होता है म्यू एन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू और एन की वैल्यू है एम जी माइनस का एफ साइन थीटा। तो यहां से इस टर्म को इधर लेके आओ तो एफ कॉस थीटा प्लस का म्यू एफ साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहां से जो एफ की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम अगर बात करेंगे एफ मिनिमम, तो हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा, ये है। ठीक है, तो देखिए दोनों की मिनिमम वैल्यू को आप चेक करो तो उसका डिनोमिनेटर में बीच में माइनस साइन दिया है, जबकि इसके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन दिया है। अगर नीचे अगर माइनस साइन होगा तो ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर नीचे वाली वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू मतलब फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमने बोला कि दोनों केस में क्या ले रहे हैं, जस्ट स्लाइडिंग, और जस्ट स्लाइडिंग के लिए हमें दोनों ही एफ मिनिमम आई, लेकिन इन दोनों एफ मिनिमम में कौन सा वाला कम दिख रहा है, तो ये वाला कम दिख रहा है, वो वाला आपका ज़्यादा है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, इसका डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन है। तो ये एफ मिनिमम है, वो भी एफ मिनिमम है, लेकिन वो वाला केस 1 के लिए है, वो वाला ये केस 2 है। ठीक है, तो वो वाला जो है आपका केस 1 के लिए था एफ मिनिमम, और ये वाला केस 2 के लिए एफ मिनिमम। तो आप बताइए किसका एफ मिनिमम छोटा है, तो इसका एफ मिनिमम छोटा है। मतलब अगर हम लोग खींचेंगे, पुल करेंगे, तो इसमें कम फोर्स लगाने से हमारी स्लाइडिंग हो रही है, और जब पुश करेंगे तो उसको भी स्लाइडिंग करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। वहां पर हमने क्या लिया था, वहां पर फोर्स सेम लिए थे और ये चेक किए थे कि किसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और पता चला कि सेम फोर्स पर एक चला ही नहीं और एक चला था। अब यहां पर हम ये चेक कर रहे हैं कि हमको चलाना है दोनों को, तो कितने कितने फोर्स हमें कम से कम लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास था म्यू एम जी, केस 1 के लिए म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस का
सॉरी माइनस का म्यू साइन थीटा। यहाँ पर क्या है केस 2 के लिए, यहाँ पर यह है कि म्यू एम जी अपॉन का कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू कम है और वाली ज्यादा। ये बात क्लियर हो गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इन केस 1 और केस 2 में जैसे हमने जो एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से माना है, अगर आप वर्टिकल से मानते तो क्या आप ये केस कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे करना केस 1 और केस 2 में दोनों में। देखिए अच्छा एक क्वेश्चन और आईआईटी में पूछा गया था कि क्या इससे भी छोटी वैल्यू इसकी पॉसिबल है, जो हमने अब ये तो मालूम पड़ गया कि केस 1 में और केस 2 में किसका एफ मिनिमम छोटा है, तो हमें पता चला कि केस 2 का एफ मिनिमम छोटा है स्लाइडिंग के लिए। तो क्या जो एफ मिनिमम आया है क्या इससे भी छोटी वैल्यू हम लोग इसकी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। हमें जो एफ मिनिमम आया केस 2 का एफ मिनिमम क्या आया, म्यू एम जी अपॉन का कॉस थीटा प्लस का म्यू साइन थीटा। इसका भी मिनिमम निकालना है। इसका मिनिमम निकालने के लिए क्या इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, और एक आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक एक्सप्रेशन बताते हैं उसके बेसिस पर अगर हम एक जनरल बात करें, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट के तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं एज ए कॉन्सेप्ट, आप इसे यूज करो कैसे कि y इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा। अगर हमें मैक्सिमा निकालना है, इसका मैक्सिमा या मिनिमा, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग कैसे निकालते थे। मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए क्या करते थे कि जो इनके कोफिशिएंट इनके स्क्वायर कर दो आप। तो अगर y का मैक्सिमा निकालना है तो हमारे लिए क्या आएगा, इसका मैक्सिमा आएगा, तो मतलब हो गया अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर इसका मिनिमा निकालना है आपको y का मैक्सिमा ये आया, और y का मिनिमा अगर निकालना है तो माइनस का अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये बात पढ़ाई गई होगी, और अगर नहीं पढ़ाई गई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इस मेथड को हमें यूज करना है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इस टर्म में अगर डिनोमिनेटर अगर हमारा मैक्सिमम हो जाए तो ये वैल्यू क्या और भी छोटी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है और वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमें एफ मिनिमम की भी मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट म्यू है। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। तो आईआईटी में यही पूछा गया था कि सबसे मिनिमम वैल्यू पॉसिबल अगर हम लोग किसी ब्लॉक पर अगर देखें जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू दिया और उसका मास एम दिया तो क्या होगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन थे जिसमें एक ऑप्शन ये भी था। तो ध्यान रखना कि इससे छोटी वाली वैल्यू पॉसिबल फोर्स के लिए नहीं है जिससे कि स्लाइडिंग कर पाए। ये सबसे छोटी फोर्स की वैल्यू है जिससे कि अगर एक ब्लॉक है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू दिया मास एम दिया तो सबसे छोटी वैल्यू एफ की यही है। इससे छोटी वाली पॉसिबल नहीं है, चाहे आप धक्का दो चाहे खींचो, सबसे छोटी वाली वैल्यू ये है। बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए। तो अगर हम आगे और बात करें, देखिए अब यहां से देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे अगर हम लोग किसी एंगल पर अगर हम लोग खींच रहे हैं और धक्का दे रहे हैं तब अलग है, बट अगर हम लोग मान लीजिए जैसे हमारे पास म्यू ये दिया है और म्यू की वैल्यू ले लो आप 0.5 और मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है, और अगर एक फोर्स लगा रहे तो मैंने लगाया मान लीजिए सपोज 80 न्यूटन का। कितने का लगाया? 80 न्यूटन का। मुझे एक्सेलरेशन बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा और साथ में इसका फ्रिक्शन क्या होगा। हम क्या बताना चाहते हैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ। एक मैंने केस ये लिया, सेम एक केस में यहाँ ले रहा हूँ और मैंने बोला कि एक ब्लॉक है 10 kg का ये ब्लॉक है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने 0.5 दे दिया, बट अब इसमें वो पुल है और यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ। फोर्स में कोई चेंज नहीं है, फोर्स अभी भी 80 है। यहाँ पर भी मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ और साथ साथ में फ्रिक्शन फोर्स भी निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि इसका अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन लें, दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हमें नॉर्मल इक्वेशन पता होना चाहिए।
हाँ, अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो क्या हमें एफआर मैक्स पता करना चाहिए? हाँ, तो एफआर मैक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, म्यू इंटू एन किया, और जो कि यहाँ पर वैल्यू दी है 0.5 और एन की वैल्यू है यहाँ पर 100, वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। अब मुझे एक बात बताओ कि हमने जो फोर्स लगाया है क्या एफआर मैक्स से ज़्यादा है? हाँ, तो क्या चलेगा? हाँ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 80 इस डायरेक्शन में और फ्रिक्शन आएगा आपका इधर। तो लिखा मैंने 80 माइनस का एफआर मैक्स इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो यहाँ से हो गया 80 माइनस का 50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, और ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर बॉडी अगर चलने लगती है, और हमने आपको पीछे बोला था अगर बॉडी चलने लगे और म्यू एस और म्यू के एक ही दिया है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो आता है वो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ही हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए एफ आर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर एफ आर मैक्स ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोशन कर रही है और एक ही म्यू दिया है, म्यू एस और म्यू के, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी 50 है। ये हमारे लिए इसके लिए आया है। इन दोनों के लिए अगर हम बात करें तो इसको हम यहाँ मिटा ले दे रहा हूँ और यहाँ लिख देता हूँ कि इसका अगर आंसर बात करें तो हमारे लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 3 और फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब यहां से देखिए इसके लिए सेम अगर हम लोग देखें तो यहां से ये n, यहां पर ये 10g, और हमें मालूम है इधर अप्लाइड फोर्स है तो आएगा आपका एफ आर। कहानी फिर से इसके लिए है, इस केस के लिए। तो इसके लिए क्या करोगे, आपको मालूम है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, एफ आर मैक्स। तो आप बताइए क्या इसका एफ आर मैक्स भी 50 होगा? हाँ होगा। अब जो हम लोग अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोर्ट करेगा, तो एक्सेलरेशन इधर ही आएगा। इसका भी एक्सेलरेशन इधर आया और इसका भी एक्सेलरेशन इधर आया। तो यहां से हमने लिखा 80 माइनस का एफ आर मैक्स इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो यहां से आया 80 माइनस का 50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, और ए की वैल्यू जो आई वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। इसके बेसिस पर अगर चल रहा है तो क्या इसका भी फ्रिक्शन फोर्स 50 आएगा? देखिए यहां पर समझो मैं क्या बोलना चाह रहा था, समझिए। मैंने इनमें एक में पुल किया है, एक में पुश किया है। ये पुल है और ये पुश है, लेकिन मैंने ये किसके अलोंग पुश और पुल किया? हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग। तो देखिए ना तो फ्रिक्शन फोर्स में वैल्यू में चेंज है और ना ही एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज है। बट अगर पुल और पुश किसी एंगल पर करोगे, पुल और पुश किसी एंगल पर करोगे, तो बात ध्यान रखना इस बात के लिए कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। और ये बात हम पीछे देख चुके हैं कि अगर हम लोग पुश कर रहे हैं किसी थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, तो वो चला ही नहीं था, और अगर हमने जब पुल किया था सेम एंगल पर सेम फोर्स पर, तो वो चला था। तो वो ये जो कंडीशन हमको चेक करनी है, ये चलेगा कि नहीं चलेगा सेम फोर्स के लिए, वो हमको एंगल पे ही चेक करना होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो हमेशा सेम ही आने वाली है। तो हॉरिजॉन्टल में जब पुश करो पुल करो, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, बात एक ही है। लेकिन अगर एंगल पर अगर आप पुश और पुल कर रहे हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों कंडीशन के लिए एफ मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। जैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टल पे एंगल थीटा दे दिया था, अब वर्टिकल से अगर एंगल थीटा दें तो क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं दे देता हूं। देखो अगर हम लोग यहां से बात करें तो वही हम ले रहे हैं, एक केस आपका पुल वाला ले लो, एक पुश ले लो। न्यू दिया है, अब फोर्स इस तरीके से ना लेके मैं एंगल यहां से ले रहा हूं, ये एंगल थीटा है और ये एफ दिया है। हमें फिर से निकालना है, क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम एफ निकालना है फॉर जस्ट स्लाइडिंग। तो आप कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन में ये है, केस आप 1 ले लो, और केस 2 क्या है इसका, केस 2 इसका ये है कि अगर हम लोग यहां से बात करें, हमारे पास एम मास का ब्लॉक है और यहां पर म्यू दिया है हमारे पास, ये यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से एंगल पहले लिए थे, अब वर्टिकल से ले रहे हैं, और ये एफ दिया। फिर से क्वेश्चन हमारे लिए दोनों का सेम ही है। ठीक है, इसे ट्राई करना, कुछ अलग बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां पर अपने म्यू, जहां पर म्यू आ रहा था ना, एक जगह पर साइन आ रहा था, इसमें कॉस में आ जाएगा, और जहां पर वो कॉस लिखा था यहाँ पर साइन होगा, और इससे ज्यादा अलग कुछ नहीं होगा। आप चेक करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। और देखिए, और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए। जैसे कि अगर हम बात करें,
हमारे पास 10 kg का एक ब्लॉक है, इसका म्यू मैंने ले लिया 0.5 और फोर्स लगाया जा रहा है मान लो 70 न्यूटन का। हमको क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। हमें 10 सेकेंड पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 70 न्यूटन पे ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बात तो आपको मालूम है क्योंकि डेटा में बार बार एक ही ले रहा हूं। तो आपको ये बात मालूम है कि इसके लिए FR मैक्स 50 न्यूटन होगा। FR मैक्स कितना होगा 50, क्योंकि डेटा बार बार हमारा पुराना है। और हमें ये बात मालूम है कि इसको रोकने वाला आएगा फ्रिक्शन फोर्स, जो कि मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जितना हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है उससे हम ज़्यादा लगा रहे हैं, तो चलेगा तो कन्फर्म, और उधर ही चलेगा जिधर फोर्स ज़्यादा है। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 70 माइनस FR मैक्स इज इक्वल टू 10 इंटू ए। यहाँ से आपने लिखा 70 माइनस का 50 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, और ए की वैल्यू जो आएगी वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। हमारे लिए ए आ गया एक्सेलरेशन। अच्छा, बात ये बताइए कि क्या इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आपको आइडिया होगा सभी को। इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड होती है? इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है कि हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि 1D होना चाहिए, 1 डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, या स्ट्रेट लाइन मोशन बोल लो या 1D बोल सकते हो। 1D का फुल फॉर्म 1 डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, और साथ साथ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, दो बातें क्या, 1D और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। आप मुझे बताओ कि ये जो मोशन हो रहा है, अगर रास्ता सीधा है तो सीधा ही चला, 1D हो गया। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो हमने कैलकुलेट करके देखा तो वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1D भी है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है? वो 4 होती है। पहली कौन सी होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT, दूसरी s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और चौथी SN इज इक्वल टू u प्लस हाफ A 2n माइनस 1। हमें जो रिक्वायरमेंट है वही इक्वेशन यूज करेंगे। हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है और टाइम दिया है, हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है और टाइम दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको कभी कोई चीज ना बोली जाती हो और आपको बताओ क्या कोई वेलोसिटी के बारे में बात की है, नहीं की है, इसका मतलब यह है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। अगर डेटा में कुछ नहीं दिया है तो आपको क्या मानना है? 0। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम इसका दिया है, और हमको v फाइंड करना है। तो बताओ भैया कि हम क्या करें? तो पहली इक्वेशन यूज कर लें, कर लेते हैं। कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 2 और टाइम 20। क्या वेलोसिटी आ गई? आ गई। कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात कि अगर हमको यहाँ पर फाइंड करना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई? आ गई। क्यों? अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि आप सेकंड इक्वेशन से भी आंसर निकाल सकते हो और थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, चलो सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। h इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन गया? इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू 2 और इंटू 10 का स्क्वायर, ये यहाँ से कट गया, और हमारे पास जो डिस्टेंस आ गई वो आ गई 100 मीटर। एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चलती है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चलती है और एक ही डायरेक्शन में मोशन होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। कुछ लोगों का ये कंफ्यूजन हो जाता है कि स्ट्रेट पाथ पर चलते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, लेकिन आप गलती इस टाइम कर सकते हो कि अगर बॉडी सीधी जाए और वापस लौट के आए तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे? नहीं। तो हमको क्या चीज ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन पर मोशन होने के साथ साथ एक ही डायरेक्शन में चले, दोबारा वापस ना आए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, इसे नोट करते हैं, नोट कर लो आप। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, एक और देखो, मान लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल डेटा ना देके जस्ट एक इस तरीके से दे दिया जाए कि m ये दिया, म्यू ये दिया, और हमारे पास ये F फोर्स लगाया जा रहा है। हमको फिर से निकालना है v एंड डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू t0 टाइम। अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है? शुरुआत की वेलोसिटी 0,
है ना, और साथ साथ में ये बोला जा रहा है कि ये चल रहा है, ये कंडीशन गिवन है कि ये चलेगा तभी तो वेलोसिटी फाइंड करोगे, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसी कंडीशन ये एक्सेलरेशन है। अच्छा, तो हमें निकालना है कि कितने टाइम पर ये क्या क्या होगा। तो ये सारी चीजें देखिए कैसे करते हैं। देखो जो हम लोग पीछे किया वैसे ही कर रहे हैं, बस ध्यान रखना कि इस तरीके का अगर कभी जगह कई बार होता क्या है कि बच्चा इस फॉर्मेट से देख लेता है और अगर उनका ऑप्शन देख लिया तो वो डर सा जाता है। हमें डरना नहीं है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट करोगे तो वही सेम आंसर आएगा। देखो कैसे, आप बताइए कि यहाँ पर एफ आर मैक्स क्या होगा सबसे पहले। तो क्या म्यू इंटू एन लिखोगे, क्या वो म्यू एम जी होगा, क्योंकि नॉर्मल एक्शन इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, तो हमने ये लिख दिया। अच्छा, ये हमारे पास अगर इक्वेशन लिखी जाए तो क्या लिखोगे, तो हमारे पास फोर्स ये हो गया और यहाँ से हो जाएगा एफ आर मैक्स। क्यों, क्योंकि एक ही म्यू है तो इसका मतलब म्यू एस और म्यू की एक ही है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। क्या लिखेंगे यहाँ से, हम लिखेंगे कि यहाँ से एफ माइनस का एफ आर मैक्स इज इक्वल टू एम ए। तो एफ माइनस का म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, और ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, एफ बाई एम माइनस का म्यू जी। ये एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है और ए की डायरेक्शन में मोशन भी हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, एफ बाई एम माइनस का म्यू जी इंटू टी नॉट। हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई, तो वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास, एफ बाई एम माइनस का म्यू जी इंटू टी नॉट। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट के लिए तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू एफ बाई एम इंटू एफ बाई एम माइनस का म्यू जी इंटू टी नॉट का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे लिए क्या बन गई, हमारे लिए बन गई 1/2 एफ बाई एम माइनस का म्यू जी इंटू टी नॉट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप देखिए। जबकि हमने पीछे डेटा के फॉर्मेट में लिया तो आपको बहुत कुछ बच्चों को दिक्कत लगने लगती है। ऐसा लिखकर देखेगा ऑप्शन में तो ये सोचेगा पता नहीं क्या किया होगा। चीज वही है, सेम क्वेश्चन है, बट ऐसे देखने में कई बच्चे डर से जाते हैं और घबरा जाते हैं कि यार इन क्वेश्चन को नहीं करते हैं, आगे करते हैं। लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कुछ बच्चों को दिक्कत बोल रहा हूँ, बाकी नॉर्मली तो बच्चे कर ही लेते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ जिनको ये दिक्कत हो जाती है कभी कभी ऑप्शन देख के। ठीक है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आंसर आपका फाइनल तक आप पहुंचेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी जेईई और नेट लेवल पर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में कभी नहीं पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनका एप्लीकेशन दूसरे अच्छे लेवल पे क्वेश्चनों पर, क्योंकि आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इस बात को ध्यान रखना कि मिनिमम 4 से 5 कॉन्सेप्ट यूज होंगे ही होंगे। इससे कम कॉन्सेप्ट होने का कोई लॉजिक आईआईटी में बनता ही नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर ही होगा कभी कि आप आज के टाइम पर जो पेपर आ रहा है आईआईटी का कि वो 2-3 कॉन्सेप्ट पे हो, बहुत रेयर ही होगा। आईआईटी मिनिमम 4 कॉन्सेप्ट मांगती है आज के टाइम पर, मोस्टली क्वेश्चन हम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन्हीं से ही आईआईटी के क्वेश्चन भी हम कर भी पाएंगे जब आपको ये सारी बातें पता होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ये सब पढ़ के आईआईटी के क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेंगे तो आप 10 में से कोई 2-3 क्वेश्चन ही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक अप्रोच, पूरा सिलेबस जब आप पढ़ लेंगे ना कंप्लीटली, जब आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ और पूरा सिलेबस जब आपको कंप्लीटली पता चल जाए तो आईआईटी के क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि इन सारे चीजों को जो आप पढ़ लोगे फिर इनकी पढ़ने के आप किसी दूसरे चैप्टर से किसी तीसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के मिक्स किया जाता है। तो अगर ये सारे कॉन्सेप्ट अगर मालूम है हर एक चैप्टर के आपको तो इजीली आप जो है लिंक करना सीखोगे। लेकिन आप ये सोचते हो कि सिर्फ पूरे के पूरे नॉर्मल तरीके से पढ़ के आईआईटी का पेपर आप अच्छे लेवल पर सॉल्व कर पाओगे तो वो कभी नहीं होगा। 50-60% आप किसी भी टीचर से इंडिया के जो आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं 50-60-70 मैक्सिमम 70% तक क्वेश्चनों को आप अप्रोच कर सकते हो जिस तरीके से ये सारे टीचर इंडिया के पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कभी नहीं जा सकते हो। ये सच्चाई है। आपको बेशक ये चीज़ अजीब सी लगे कि इंडिया के किसी भी टीचर को आप देख लो, उनके अगर जो क्लास के पढ़ाने के तरीके हैं अगर उनसे वो अगर पढ़ते हैं या पढ़ रहे हो उनसे, तो अगर आप क्लास के पढ़ के भरोसे से ये सोच रहे हो कि आपका आईआईटी का पेपर आप फर्स्ट रैंक लेके आ जाओगे या टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आ जाओगे तो बोल जाओ आप, वो आप गलत फहमी में हो। ठीक है, क्योंकि आप ये पढ़ने से आपका 50-60% 70% तक मैक्सिमम कुछ टीचरों से कवर कर सकते हो। ठीक है, नहीं इससे ज़्यादा आप आईआईटी में नहीं जा सकते। उसके लिए फिर आपका पूरा का पूरा एक नए तरीके के क्वेश्चंस डाले जाते हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस कराई जाती है और आपको समझाया जाता है कि इन क्वेश्चन को कैसे हम लिंक करें हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को। तो वो आपको क्वेश्चन के द्वारा ही समझाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आईआईटी की अप्रोच बिल्कुल अलग है। आपके अकेले ऐसे पढ़ा देने से आप फर्स्ट रैंक या टॉप 100 के अंदर नहीं हो सकते हो, ये सच्चाई है।
ठीक है, धीरे धीरे आपको एंड तक चीजें समझ में आएगी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो बात क्लियर होती चली जाएगी। देखिए एक और देखिए, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, ये म्यू दिया है, ठीक है, सॉरी एम दिया है और यहां पर म्यू दिया है, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है। अब मैं पहली बार आपको दे रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी शुरुआत की 0 है। हमने क्या किया, क्वेश्चन फिर से वही है हमारा, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू t नॉट टाइम, ठीक है। और यहां पर एक फोर्स लगाया जा रहा है और ये फोर्स को आप ले सकते हो कि ये फोर्स हमारा टाइम डिपेंडेंट है और ऐसे लिख लो आप 2t²। अब जरा समझना, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना t इज इक्वल टू t नॉट टाइम, तो ये t नॉट टाइम वो उतना है जिससे कि ये मोशन करेगा, ये तो आपको बता रहा हूं, ये t नॉट टाइम वो है जिसपे ये चल रहा होगा, मोशन में होगा ये ब्लॉक। तो उस टाइम के लिए हमें बताना है कि इसके लिए वेलोसिटी एंड डिस्टेंस क्या होगी। थोड़ा सा आप स्क्रीन को पॉज करो, अपने मन से ट्राई करो और फिर देखिए मैं क्या बता रहा हूं। देखिए अगर हम लोग यहां से देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने टाइम पर ये ब्लॉक चलेगा, एफ आर मैक्स क्या होगा। अगर हम लोग इसके एफ आर मैक्स के बारे में बात करें तो एफ आर मैक्स जो होगा वो म्यू इंटू एन होगा और ये जो होगा वो म्यू एम जी होगा, ठीक है, ये तो इसका एफ आर मैक्स होगा। और अप्लाइड फोर्स कितना है, तो वो हमारे पास है 2t²। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि म्यू एम जी इज इक्वल टू 2t²। ये मैं क्या चेक करने वाला हूं कि कितने टाइम तक ये रुका रहेगा और कितने टाइम के बाद ये अब स्टार्ट होगा चलना। तो क्या करेंगे, हम लोगों ने यहां पर देखा और देखा कि t² इज इक्वल टू म्यू एम जी बाई 2 और t की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट में म्यू एम जी बाई 2। मतलब ये कौन सा समय है, इतने समय के बाद मोशन होगा, तो होगा मोशन तो ये तो कन्फर्म है कि एक्सेलरेशन इधर आएगा और उस टाइम पर एफ आर मैक्स आपके पास लग रहा होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से इक्वेशन लिखेंगे कि 2t² मतलब अप्लाइड फोर्स माइनस का एफ आर मैक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। आपने लिखा यहां पर 2t² माइनस का म्यू एम जी और इज इक्वल टू एम ए लिखा, 2t² बाई एम माइनस का म्यू जी इज इक्वल टू आपने ए लिखा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम लोग यहां से देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि फोर्स अगर हमारा वेरिएबल है तो एक्सीलरेशन तुम्हारा वेरिएबल होगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट तो मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, फोर्स वेरिएबल तो एक्सीलरेशन वेरिएबल। और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को कभी उसकी तरफ जाना भी मत, आपको जाना किधर है, इंटीग्रेशन की तरफ। अब इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, v dv बाई dx और dv बाई dt। तो हमें मालूम है टाइम का फंक्शन है तो हमें dv बाई dt लिखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे 2t² बाई m और ये हो जाएगा तुम्हारे पास dt माइनस का म्यू dt इज इक्वल टू dv। हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, इसको ऐसे लिख लेते हैं t² यहाँ पर और 2/m और इंटीग्रेशन किया। आप बताओ कि जीरो वेलोसिटी कब तक रहेगी, जब तक टाइम हमारे पास म्यू एम जी बाई 2 इधर और इधर भी म्यू एम जी बाई 2 पूरे पे है ये, ठीक है ऐसा। और उस टाइम पर वेलोसिटी बतानी है जब टाइम हमारे पास t नॉट हो जाए। अब आपको इंटीग्रेट करना है बस, बाकी और कुछ करना नहीं था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/m और ये बन जाएगा t³ बाई 3 और ये बन जाएगा हमारे पास म्यू एम जी बाई 2 रूट में और यहाँ पर t नॉट माइनस का म्यू जी और t, इसे लिमिट लगाओगे तो आ जाएगा अंडर रूट में म्यू एम जी अपॉन 2
और ये हो जाएगा हमारे पास टी नॉट और इज इक्वल टू बी। यहां से अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि अब तो आपको सब चीजें पता ही चल गई हैं। वेलोसिटी यहां से क्या हो जाएगी 2ym, और यहां से देखा जाए तो 3 को बाहर निकाल लो और बन जाएगा हमारे पास टी नॉट क्यूब माइनस का म्यू एम जी अपॉन 2 की पावर 3/2, एक ये हो गया, और माइनस म्यू जी टी नॉट माइनस का अंडर रूट में म्यू एम जी अपॉन का, ये इसकी वेलोसिटी आएगी। जैसे मैंने आपको ये दिया, डेटा के फॉर्मेट में भी आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा कि डेटा के फॉर्मेट में आप ये निकाल लेना, क्योंकि ऐसे ऑप्शन अगर आप देख लो सोचो तो लगभग आप ये मान के चलिए 40 से 50% बच्चे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे इसे, जबकि कुछ भी नहीं है, आप भी जानते हो ये चीज। अब जो बच्चा पहली बार सीखता है तो वो क्या होता है कि न्यूमेरिकल डेटा, मतलब डेटा के फॉर्मेट में क्वेश्चन देखता है तो लगता है कि हाँ यार मैं कर लूंगा। कई बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वजह से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बशर्ते आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जब कॉन्सेप्ट आपको लगभग सब पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन से डरेंगे भी नहीं, क्योंकि डर गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो नोट करो। अब क्या करेंगे, हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने जब वेलोसिटी निकाली है इसलिए लिमिट रखी है, इस बात को ध्यान रखना, वेलोसिटी निकाली है इसलिए लिमिट रखी है, और अगर आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो लिमिट रखी नहीं, नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए करना है तो क्या करेंगे, तो हमारे पास लिखा है 2t² माइनस का म्यू जी इज इक्वल टू ए, यहाँ से 2t² और dt कर लो, और माइनस का म्यू जी dt कर लो, और यहाँ से हो जाएगा dv। नॉर्मल तरीके से इंटीग्रेट करो तो हमारे पास क्या आएगा 2t³ और माइनस का म्यू जी टी और प्लस का एक c कांस्टेंट इनटू v। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कांस्टेंट जब c है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इनिशियल कंडीशन क्या दी है। अब इनिशियल कंडीशन है कि हमारे पास t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये भी 0, ये भी 0, और उस टाइम पर ये हमारे पास ये 0 है। तो फाइनली अगर t इज इक्वल टू इस इक्वेशन में डालें तो हमारे पास ये इक्वेशन जो दिखाएगी वो c इज इक्वल टू 0 दिखाएगी। c इज इक्वल टू 0 दिखाने का मतलब ये है कि हमारी कांस्टेंट की वैल्यू इसमें 0 है, और हम लोग अब डायरेक्ट इसे आगे बढ़ा सकते हैं। वो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास हो गई कि v इज इक्वल टू 2t³ माइनस का म्यू जी टी, तो इसे लिख सकते हैं हम dx/dt इज इक्वल टू 2t³ माइनस का म्यू जी टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2/3m और t³ dt, यहाँ से म्यू जी टी dt इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से कहानी चलना स्टार्ट करेगा। तो वो करेगा आपके लिए, पहले से समय बता दिया था कब से चलना स्टार्ट करेगा, यहां से टाइम t0, यहां से और टाइम t0। तो यहां से कितना आ जाएगा, आप इसे मान सकते हो d, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यहां से t की पावर 4/4